नमस्कार साथियों, मैं हूं संतोष पाठक। दिल्ली दरबार के एक बड़े नेता के ना चाहने के बावजूद महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लाडले देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल चुके हैं। और आपको ये याद दिला दे कि चुनावी नतीजे आने के बाद उन्होंने अपने आप को आधुनिक युग का अभिमन्यु कहते हुए कहा था कि उन्होंने चक्रव्यूह भेद दिया है और अब आखिरकार कई दिनों के इंतजार के बाद उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी भी मिल गई है। वहीं दूसरी तरफ उनके शपथ ग्रहण समारोह में मंच पर मौजूद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा में हिंदुत्व का बड़ा ब्रांड एम्बेसडर बनने की लड़ाई या यूं कहे कि होड़ शुरू हो गई है। इस बीच एक बड़ी खबर यह सामने आ रही है निकलकर कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी वाली भाजपा को, अमित शाह वाली भाजपा को सबक सिखाने के लिए एक बड़ा षड्यंत्र रचा गया था। क्या उस षड्यंत्र को कामयाब बनाने के लिए उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, जिन दो राज्यों में लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें आती है, उसको मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया था? क्या संघ ने अपने मनपसंद मोहरे योगी आदित्यनाथ और देवेंद्र फडणवीस का इस्तेमाल कर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भाजपा को सबक सिखाने का प्रयास किया था? क्या संघ ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह की उस भाजपा को यह समझाने या बताने का प्रयास किया था कि आरएसएस के बिना आप कुछ भी नहीं हैं और अगर आरएसएस के महत्व को घटाने की कोशिश करेंगे तो आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा? क्या संघ उस समय एन लोकसभा चुनाव के समय भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा दिए गए उस बयान से नाराज हो गया था, जिसमें जेपी नड्डा ने यह कहा था कि अब भाजपा मजबूत हो गई है, भाजपा को आरएसएस की जरूरत नहीं है? जेपी नड्डा के कद और जेपी नड्डा के प्रभाव को समझने वाले, जानने वाले आम लोग, यहां तक कि पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, सांसद, विधायक तक जब ये सब सारी सच्चाई जानते हैं तो आरएसएस ये नहीं जान पाया होगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। तमाम लोगों का यह कहना था कि वो जुबान जरूर जेपी नड्डा की थी, जो वो एक अखबार को इंटरव्यू देते हुए बोल रहे थे, लेकिन उसके पीछे जो सोच थी वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सोच थी, जो सीधे सीधे आरएसएस को ये बता रहे थे कि लोकसभा चुनाव में टिकट बांटना, किसको देना किसको नहीं देना, ये हमारा काम है, आरएसएस को इस काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, आरएसएस को पर्दे के पीछे रहकर काम करना चाहिए। लेकिन जेपी नड्डा के बयान के पीछे एक और पृष्ठभूमि में थी। आखिर क्यों नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जेपी नड्डा को यह बयान देने के लिए मजबूर किया? क्यों? क्योंकि उससे 2 महीने पहले एक उच्च स्तरीय बैठक में यह बताया जाता है कि भाजपा आला कमान और आरएसएस के नेता के बीच एक तीखी बहस हुई थी। उस बहस में जब संघ के वरिष्ठ नेता ने सरकार यानी मोदी सरकार के कामकाज के तौर तरीकों पर सवाल उठाया तो सरकार के शीर्ष नेता की तरफ से यह कहा गया कि हम आप ही के एजेंडे को लागू कर रहे हैं, हमने अयोध्या में राम मंदिर बना दिया, जम्मू कश्मीर से 370 और 35A खत्म करवा दिया, समान नागरिक संहिता की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, एक एक करके भाजपा की राज्य सरकारें इसको लागू करने के लिए प्रयास कर रही है और आने वाले दिनों में पूरे देश के स्तर पर यानी राष्ट्रीय स्तर पर भी इस यूसीसी को लागू किया जाएगा। तो संघ का सिर्फ एक ही जवाब था कि संघ सिर्फ अपने एजेंडे पे ही काम नहीं करता, बल्कि संघ ये भी चाहता है कि उसके स्वयं सेवकों के लिए जो गाइडलाइन तैयार की गई है, उस गाइडलाइन को भी सरकार के मंत्री और खासतौर से सरकार के मुखिया फॉलो करें। और इसको लेकर संघ और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के बीच उस समय तीखी बहस भी हुई थी और उसके बाद जेपी नड्डा का कुछ महीनों बाद लोकसभा चुनाव के बीच ये बयान भी आ गया। और उससे पहले हमने तमाम राज्यों में देखा कि किस तरह से संघ के नेता उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, गुजरात हो, इन तमाम राज्यों में अपने अपने उम्मीदवारों को टिकट दिलवाने के लिए या अपने अपने उम्मीदवारों का टिकट बचवाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे थे। तो क्या उस समय जो दोनों नेताओं के बीच या दोनों संगठनों के शीर्ष नेताओं के बीच जो तल्खी पैदा हो गई थी, तो क्या उसका बदला लेने के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी को हराने का एक बड़ा षड्यंत्र रचा गया था? और क्या संघ ने इसके लिए अपने दो खास मोहरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस्तेमाल किया, महाराष्ट्र के उस समय के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का इस्तेमाल किया? ये बताने से पहले आपको ये याद दिला दूं
कि 2017 के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने उस समय कि अपने मोदी सरकार के मंत्री मनोज सिन्हा को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का मन बना लिया था। उन्हें कह दिया गया था कि आप तैयारी कीजिए। बाकायदा मनोज सिन्हा साहब वाराणसी पहुंच गए, वहां से वो अपने गांव गए, अपने कुल देवी कुल देवता की पूजा अर्चना की। उसके बाद बाबा विश्वनाथ के मंदिर में आके, वाराणसी में आके, वहां पर उन्होंने बाबा विश्वनाथ के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। दूसरी तरफ दिल्ली में आरएसएस का खेल शुरू हो गया और अंततः ये जाकर पता लगा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी योगी आदित्यनाथ के पास चली गई। देवेंद्र फडणवीस किस तरह से आरएसएस के नजदीकी है, ये हम और आप सभी जानते हैं। तो क्या इन दोनों नेताओं का इस्तेमाल कर संघ ने मोदी और अमित शाह को उनकी हैसियत बताने का काम किया था 2024 के लोकसभा चुनाव में? ये हम नहीं कह रहे हैं दोस्तों, ये आंकड़े कह रहे हैं। ये आंकड़े बहुत दिलचस्प है कि किस तरह का खेला खेला गया, किस तरह से 2019 के जिस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अकेले अपने दम पर 303 सीटों पर कामयाबी मिली थी, 2024 के लोकसभा चुनाव में वो घटकर 240 रह गई। यानी 63 सीटों का नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा, मोदी और अमित शाह की जोड़ी को उठाना पड़ा। और इन 63 सीटों में 52 सीटों का नुकसान अकेले भाजपा को देश के दो सबसे बड़े राज्यों उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में हुआ, जहां संघ के आरएसएस के दो सबसे बड़े चहेते, दो सबसे बड़े करीबी सत्ता में बैठे हुए थे। आंकड़ों को देखिए, हम स्क्रीन पर भी आपको दिखा रहे हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन को यानी बीजेपी को 71 और अपना दल जो उसकी सहयोगी पार्टी थी अनुप्रिया पटेल की, उसको 2 सीटें मिली थी, यानी 73 लोकसभा सीटें मिली थी। वहीं महाराष्ट्र की बात करें, उस समय उद्धव ठाकरे की शिवसेना और भाजपा एक थे। बीजेपी को यानी कुल 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 23 और शिवसेना को 18 सीटों पर यानी 41 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र इन दोनों राज्यों में मिलाकर जो 128 लोकसभा सीटें हैं, उसमें से 2014 के लोकसभा सीटों पर एनडीए को जीत हासिल हुई थी 2014 के लोकसभा चुनाव में। अब आते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव में। 2019 के लोकसभा चुनाव में साथियों, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटें कुछ घटी, लेकिन इसके बावजूद भी एनडीए के खाते में 80 में से 64 लोकसभा सीटें आई। बीजेपी को अकेले अपने दम पर 62 सीटों पर जीत मिली और सहयोगी अनुप्रिया पटेल के अपना दल को 2 सीट पर जीत हासिल हुई, यानी 64 सीटें जीती। वहीं महाराष्ट्र में बीजेपी को एक बार फिर से 23 सीटों पर जीत हासिल हुई और शिवसेना को, जो उस समय संयुक्त शिवसेना हुआ करती थी उद्धव ठाकरे वाली, उसको 18 सीटों पर यानी 41 का आंकड़ा बरकरार रहा। कुल मिलाकर 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की 128 लोकसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 105 लोकसभा सीटें आईं। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले 2024 में जो आंकड़ा आया, उसने मोदी सरकार की नींव हिला दी। लगातार 2 बार अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाले नरेंद्र मोदी को 2024 में बहुमत नसीब नहीं हुआ। 272 सीट तो छोड़िए, 240 पर ही आकर उनको अटक जाना पड़ा। और इन या इसको जीत कहा जाए, लेकिन सीटों की संख्या को मैं इसको हार के रूप में कहता हूं कि इस हार में सबसे बड़ी भूमिका उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ने निभाई थी। कैसे निभाई थी मैं आपको बता देता हूं। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की सीटें घटकर रह गई 33। आरएलडी जो जयंत चौधरी की पार्टी थी, 2 सीटें उनको मिली, अपना दल को 1, यानी 36 सीटें सिर्फ। उससे पहले एनडीए को उत्तर प्रदेश में 64 सीटें मिली थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में एक सहयोगी दल के बढ़ने के बावजूद एनडीए के पास सिर्फ 36 सीटें आई। वहां महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी 2019 के लोकसभा चुनाव में जिस एनडीए गठबंधन को यानी भाजपा और शिवसेना को 41 सीटों पर कुल मिलाकर जीत हासिल हुई थी, 2024 में उनका एक सहयोगी बढ़ गया। एनसीपी यानी अजीत पवार वाली एनसीपी उस गठबंधन में शामिल हो गई, लेकिन सीटों की संख्या घटकर रह गई 17, जिसमें बीजेपी के 9, एकनाथ शिंदे साहब की पार्टी के 7 और अजीत पवार की पार्टी के 1, यानी कुल मिलाकर 17 लोकसभा सीटें ही 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन महाराष्ट्र में जीत पाई। और इस तरह से 2024 में
उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की कुल मिलाकर 128 लोकसभा सीटों में से सिर्फ 53 सीटें ही एनडीए जीत पाई थी। यानी 2019 के लोकसभा चुनाव से तुलना करें 2024 की तो 105 से सीटें घटकर 53 रह गई, यानी 52 सीट का नुकसान हुआ सिर्फ इन्हीं दोनों राज्यों में, जिसमें संघ के चहेते सत्ता में बैठे हुए थे। और इन 52 लोकसभा सीटों के नुकसान ने बीजेपी को कहां से कहां पहुंचा दिया, इसका जिक्र हम आपको सामने कर चुके हैं। 303 सीटें लोकसभा की बीजेपी 2019 में अकेले जीती थी और 2024 में 240 यानी 63 सीटों के नुकसान पर आ गई। और इस 63 में से हम आपको बता चुके हैं कि 52 सीटों का नुकसान अकेले उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में हुआ था। कहने वाले तो यहां तक कहते हैं कि संघ की योजना यह थी कि बीजेपी को यानी मोदी और अमित शाह की भाजपा को 230 के आसपास लाकर रख दिया जाए। और अगर आप उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के इन चुनावी नतीजों को देखें तो साफ साफ ये नजर आ रहा था कि 230 के आसपास ही पहुंच रही थी, अगर उड़ीसा में कोई बड़ा उलटफेर ना हुआ होता तो। 2019 के लोकसभा चुनाव में उड़ीसा में 21 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में सिर्फ 8 सीटें आई थी, लेकिन 2024 में अप्रत्याशित तरीके से पता नहीं कैसे 21 में से 20 सीटें बीजेपी के पास आ गई थी। यानी 8 के मुकाबले 12 सीटें बढ़ी, कुल 20 सीटें आई। और अगर उड़ीसा में इस तरह का अप्रत्याशित परिणाम नहीं आता तो 230 के आसपास ही भाजपा रह जाती। और तब संघ की वो जो बड़ी रणनीति थी कि नेतृत्व में बदलाव, चेहरे में बदलाव, शायद वो रणनीति कामयाब हो जाती। लेकिन इस 240 के आंकड़े ने भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को इतना परेशान कर दिया, इतना घबरा दिया कि तमाम परंपराओं को छोड़कर बीजेपी संसदीय दल की बैठक बुलाने की बजाय, बीजेपी के सांसदों की बैठक बुलाकर नेता चुने जाने की बजाय एक नई परंपरा को डालते हुए नरेंद्र मोदी ने एनडीए के सभी घटक दलों के नेताओं को प्रधानमंत्री आवास पर बैठक के लिए बुला लिया। और जब ये तमाम नेता, एनडीए के तमाम नेता, जिसमें नीतीश कुमार थे, जिसमें चंद्रबाबू नायडू हैं, अनुप्रिया पटेल और तमाम नेता जो हैं, वो जो प्रधानमंत्री का आवास पर पहुंचे, जो 7 लोक कल्याण मार्ग है, तो उनके सामने एक कागज पेश कर दिया गया, एक पत्र पेश कर दिया गया, जिसमें यह लिखा हुआ था कि एनडीए के सभी घटक दल मिलकर नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री चुनते हैं, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार चुनते हैं। और इसके लिए बाकायदा बधाई दे दी गई। और समय इतना कम रखा गया कि एनडीए के जो दल वहां पहुंचे थे उनके नेताओं को सोचने का समय भी नहीं दिया गया। मीटिंग के दौरान हस्ताक्षर करवा लिया गया और फिर उस लेटर को मीडिया में लीक भी कर दिया गया और यह कह दिया गया कि मोदी तीसरी बार एनडीए संसदीय दल के नेता चुने गए हैं। आपको बता दूं कि वो बैठक एनडीए के सांसदों की या बीजेपी के सांसदों की नहीं थी, वो एनडीए में जो शामिल राजनीतिक दल थे उनके नेताओं की बैठक थी। और उसमें कई लोग सांसद नहीं थे, चंद्रबाबू नायडू सांसद नहीं थे, नीतीश कुमार सांसद नहीं थे, कई अन्य दलों के नेता भी सांसद नहीं थे। लेकिन उस बैठक में नरेंद्र मोदी को नेता चुन लिया गया। और इसके बाद पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में एनडीए संसदीय दल की बैठक बुलाई गई, जिसमें बीजेपी और उनके सहयोगी तमाम राजनीतिक दलों के सांसद मौजूद रहे। और उसमें एक बार फिर से जो स्थापित परंपरा थी उसके तहत मोदी को नेता चुना गया। तो ये आनन फानन में पहले नेताओं को बुलाकर नेता चुना गया, हस्ताक्षर करने के लिए, सोचने के लिए समय नहीं दिया गया। और उसके बाद जब कोई रास्ता नहीं बचा सांसदों के पास कुछ कहने का और सुनने का, तो फिर सांसदों का बैठक बुलाने की औपचारिकता करके उसमें भी नरेंद्र मोदी को नेता चुन लिया गया। अब सवाल उठ रहा है कि आगे क्या? उसके बाद देखिए कैसे घटनाक्रम बदलता है। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस चुनाव से पहले अपने आप को सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाला संगठन कहता रहा है, वो आरएसएस सामने आया। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत का श्रेय लिया उसने, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी जीत का श्रेय लिया उसने। हालांकि इन दोनों चुनावों के बारे में, मशीन के खेले के बारे में बहुत कुछ चीजें निकलकर सामने आ रही है जो लगातार हम आपको बताते जा रहे हैं। लेकिन आरएसएस ने पहली बार सामने आकर उसका श्रेय लिया और देवेंद्र फडणवीस को हर हाल में मुख्यमंत्री बनवाकर यह साबित कर दिया कि आरएसएस सर्वोपरि है। भाजपा के नेता भले ही कुछ भी कहते रहे, आरएसएस के बिना भाजपा टिक नहीं सकती, आरएसएस के बिना भाजपा चल नहीं सकती। तो अब आगे क्या? आरएसएस ने अपनी ताकत एक तरह से साबित कर दी है दोस्तों। और अब हमारे ये सूत्र ये बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सामने एक तरह से सरेंडर कर दिया है।
उन्होंने योगी आदित्यनाथ को भी परेशान न करने का एक तरह से जो सुझाव था आरएसएस का, वो मान लिया है। महाराष्ट्र में अमित शाह चाहे जो कुछ भी करते रहे हो, जिस तरह से भी उन्होंने एकनाथ शिंदे को बढ़ाने या चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन नरेंद्र मोदी आरएसएस की राय से सहमत होते हुए देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाने को भी तैयार हो गए। और अब यह कहा जा रहा है कि भाजपा के एक बड़े नेता की विदाई करवाने की तैयारी भी की जा रही है। मैंने शुरू में आपको बताया था कि अब विदाई की तैयारी है। विदाई की तैयारी किसकी है? विदाई की तैयारी निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक सम्मानजनक विदाई का फॉर्मूला तो तैयार किया जा रहा है, लेकिन जो मोदी और अमित शाह की जोड़ी के बहकावे में आकर जिन्होंने सीधे सीधे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रभुता और आरएसएस की शक्ति को चुनौती दी थी, सूत्र ये बता रहे हैं कि संघ की तरफ से ये कह दिया गया है कि अब जेपी नड्डा हमें मंजूर नहीं है। जो जेपी नड्डा जो आज की तारीख में 3 पद संभाल रहे हैं, वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, केंद्रीय मंत्री भी है और राज्यसभा में सदन के नेता भी है। संघ की तरफ से यह मैसेज दे दिया गया है कि अब उनको घर बिठाइए, उनकी जरूरत नहीं है। और बताया यह जा रहा है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, यानी शीर्ष नेतृत्व की मैं बात कह रहा हूं तो आप कम कहे को ज्यादा समझिए, वो संघ के इस दबाव में आ गए हैं। जनवरी या फरवरी में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। संघ के पसंदीदा चेहरे को राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठाया जाएगा और उसके 1 या 2 महीने बाद यह बताया जा रहा है कि मोदी सरकार का बड़ा मंत्री, आप समझ गए होंगे मैं जेपी नड्डा की बात कर रहा हूं, वो स्वास्थ्य कारणों पर या किसी और कारणों पर अपना इस्तीफा दे देंगे, या फिर अगर वो आला कमान से ये गुहार लगाएंगे कि कम से कम इसका कोई और तरीका निकाला जाए, या वो ऐसा देने को तैयार नहीं होते, तो फिर मंत्रिमंडल के रिसफल में उनकी छुट्टी कर दी जाएगी और हिमाचल प्रदेश से दूसरे सांसद को सरकार में मंत्री के तौर पर शामिल कर लिया जाएगा। ये भी संघ की एक शर्त है और उस शर्त को मानने के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तैयार हो गए। तो ये तमाम आंकड़े हमने आपको बताए और इन आंकड़ों से आप समझ सकते हैं कि 2024 में मोदी को सबक सिखाने के लिए, अमित शाह को सबक सिखाने के लिए कितने बड़े स्तर पर तैयारी की गई थी। और अब एक बात और आपको बता दें दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी में जोड़ी वाली राजनीति का बहुत दौर रहा है। एक युग में अटल आडवाणी की जोड़ी मानी जाती थी, आज के दौर में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी मानी जाती है। और आने वाले दिनों के लिए संघ अपने 2 बड़े नेताओं को तैयार कर रहा है, या यूं कहा जाए कि तैयार कर चुका है, देवेंद्र फडणवीस और योगी आदित्यनाथ। नए दौर में यह जोड़ी संघ की तरफ से आगे बढ़ेगी। हालांकि इस जोड़ी में किसकी भूमिका नेता की होगी और किसकी भूमिका रणनीतिकार की होगी, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन संघ अपनी तरफ से तस्वीर साफ कर चुका है। हालांकि अमित शाह ये बताया जा रहा है कि अभी भी चाहते हैं कि असम के मुख्यमंत्री उनके खास हेमंता बिस्वा शर्मा इस रेस में न केवल बने रहे, बल्कि वो विजेता की तरह भी निकलकर सामने आए। तो क्या होगा बीजेपी में, और संघ किस तरह से आगे और अपने पत्ते फेंटने को तैयार है और किस तरह से अपने खेल को खेलने को तैयार है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन राजनीतिक लड़ाई का एक सबसे बड़ा नमूना आप देख सकते हैं कि साथ रहकर भी किस तरह से सबक सिखाया जाता है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। जाते जाते सिर्फ इतना ही कहूंगा कि भाजपा की राजनीति में एक पीढ़ीगत बदलाव का दौर शुरू हो चुका है और ये दौर बहुत जल्द खत्म होगा और उसके बाद कई नए चेहरे निकलकर सामने आएंगे। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।